रविंद्र सर, एक टिप्पणी आपकी पहले इसी पे, जो और बहुत जितनी छोटी और जो बचा हुआ आप करिएगा, और मैं आप ही से शुरू करके वापस अरुण जी तक जाऊंगा। पहले तो यही है कि आपकी कोई तैयारी नहीं दिखती थी, आप लगातार गच्चा खा रहे हो। देखिए, मैंने कहा अभी कि आपको पहला मौका नहीं, आपकी पूर्व तैयारी है क्या है, हर जगह हम पूर्व तैयारी नहीं दिखती। जब हम गड्ढा आग लग जाती है, भड़क जाती, तब हम कहीं कुआं या खोदने, ऐसे पानी लेने दौड़ने जैसे हालत होते हैं। आपकी इस पे छोटी सी टिप्पणी आप ही से करके वापस आऊं। संजीव जी, ये जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया, ये तो न्याय संगत है ही नहीं, ये तो इलीगल है, ये तो गैर कानूनी बयान है ना। काले और गोरे अगर धन के बीच में भेद नहीं कर रहे हैं तो इन एजेंसीज की जरूरत क्या है इस देश में? ये जो इनकम टैक्स हमारे एजेंसीज बनी हुई हैं, ये जो ईडी बनी है, ईडी का तो काम ही पीएमएलए का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसकी सर्विसेज की क्या जरूरत है इस देश में? मैंने यही तो कहा कि हुआ क्या है मोदी जी को, क्या कह रहे हैं, वो क्या हो गया? उन्होंने ये क्या बोल दिया? पहला जो भारत में 25 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली अपने कैबिनेट के साथ शाम के वक्त, और उसके बाद जब वो अपने कार्यालय में गए तो पहली बैठक उन्होंने जो की थी उसमें काले धन के खिलाफ ही तो एसआईटी बनाई थी। उसकी कोई रिपोर्ट आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन काले धन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात कोई कैसे बोल सकता है? ये तो हमारे जो कानून है उन कानूनों का धज्जियां उड़ा दी। हमारा जो मूल तंत्र है, करप्शन को फ्री करना, करप्शन को लीगलाइज कर दिया, करप्शन को आत्मसात कर लिया। अगर प्रधानमंत्री आत्मसात कर लेंगे तो फिर आप बताइए बचेगा क्या? भाई, करप्शन को रोकने की ही तो जिम्मेदारी है इनकी, और क्या जिम्मेदारी है सर? इनकी जिम्मेदारी ही तो करप्शन रोकना है। करप्शन तो अपने आप ही कर लेंगे लोग, आपको उनको प्रमोट करने की क्या जरूरत है? ना तो काले धन का फर्क पड़ रहा, ना गोरे धन का, ना इनको फर्क पड़ता डॉलर का, ना पाउंड का। तो आप बताइए, जब को फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? जब विदेशी लोग भारत में कारोबार करेंगे तो कैसे बनेगा? कैसे? ये तो तब बने ना जब मेरा, राजू विलियम का, अरुण दीक्षित जी का कारोबार लगेगा, हिंदुस्तानी का कारोबार लगे, तब तो बनेगा। अगर वहां से पैट्रिक पीटरसन आके यहां पर कारोबार करेगा तो हम कैसे उसमें आत्मनिर्भर बनेंगे? ये तो गजब की बात है। अरुण जी ने बोला ना कि भाई हम पसीना बहाएंगे, पैसा दूसरे ले जाएंगे, कह तो रहे हैं अरुण जी। ये कमाल, ये बात तो सर मेरे को लगता है उन्होंने गलती से बोल दी। हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलती से नहीं बोल रहे हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं। देखो, सारा काला धन इन दोनों ने इकट्ठा किया है, उसको लगाएंगे, वो सच बोले हैं, काला धन आने दो, यही कर रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं अरुण जी, आप सही कह रहे हो। जो शपथ का पहला शब्द होता है ना, शपथ जब लेते हैं, मैं किसकी शपथ भाई? इसने सप्तपदी नहीं निभाई, वो शपथ क्या निभाएगा? बीवी के साथ वो नहीं निभाया भाई, जाने दो यार। संजीव जी, वो शपथ का पहला शब्द होता है मैं, बिना किसी फियर और फेवर के अपना जिम्मेदारी निभाऊंगा। अरे ये क्या बात बोल दी आपने? पहला जो आपका शपथ है उसी को आपने अवहेलना कर दी। आप तो करप्शन फ्री होने की बात कर बात काम तो चलिए कर ही रहे हैं सब लोग, लेकिन ये बात बोल के तो आपने करप्शन को लीगलाइज कर दिया। आज तक भारत के इतिहास में ऐसे बयान किसी ने नहीं दिया होगा। बिल्कुल, मेरे को एक टिप्पणी और लेना, आप सही कह रहे हो, बार बार आप वही चीज कुछ है, मैं सच कह रहा हूँ। जब मैंने सुना तो मेरी भी पैरों तले धरती निकलने जैसा हो गया था कि बची ही नहीं थी। लगा कि ये बोल क्या रहा है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, करप्शन। मैं टिप्पणी सबकी बहुत एक दो लाइन की, वैसे बहुत कम 3 मिनट का वक्त मेरे पास है। 5 किलो अनाज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, भले ही वो उनको खारिज करते हो कि कुछ नहीं है, सबका ना काला धन, ना कोरा धन, ना फलाना, जो कहा प्रधानमंत्री ने, ये इनके पास है। तो चुनाव तो जीतना ही जीतना। इस तरीके की जो रहा है कि 5 किलो अनाज से हम जीत लेंगे, इससे जीत लेंगे, और बाकी ये जो ईसीआई और तमाम है ही है। ये आपसे लेकर वापस जितनी छोटी टिप्पणी करिएगा, यही भरोसा है शायद, इसलिए इतनी खुलकर बातें करते हो रविंद्र जी। सर, संवैधानिक में तो इस संविधान की बात अगर हम लोग करें तो ये तो प्राइम मिनिस्टर, भाई प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नहीं होते ना सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो गवर्नमेंट, यानी कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही तो हेड है, ये जुडिशरी के हेड थोड़ी है। जुडिशरी के तो हेड नहीं है, जुडिशरी के हेड नहीं है, एग्जीक्यूटिव के हेड है खाली। हमारे जो 3 अंग हैं उनमें एक के ही तो हेड हैं। तो
उन्होंने अगर इस तरह का बयान दिया है तो उसका तो देश भर में क्या असर पड़ेगा, और हमारी जो बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये तो बहुत डीमोटिवेटिंग, डीमोरलाइजिंग किस्म का बयान है, और इसमें तो वो भी नहीं, एक्सपेंज होने वाला भी मामला नहीं है। अरे सर आप तो सुन लीजिए, उन्हीं के खुद के साइट पे पड़ा हुआ है, उन्हीं के साइट से निकाला है। मैं सुन रहा था, लाइव सुन रहा था, वहां से जब मैंने सुना था तभी मैंने तय कर लिया था कि आज इसी पे डिबेट की जाएगी कि मोदी साहब ने जो भ्रष्ट लोग हैं उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, वो भूल गए हैं वो कहीं की जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हालांकि वो भूल तो पहले से चुके हैं, जब 85,000 करोड़ के लोग तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि उन्होंने जो सारा कुछ हो गया कि आप तो फ्री फॉर ऑल लाइए काला धन, करप्शन, और करिए देश का विकास, हमारा विकास। घुटने टेकना तो फिर हल्की बात है, ये तो मोटिवेट कर रहे हैं। गुजरात में अब से कुछ घंटे पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के एक प्रोग्राम में उन्होंने दी है, कही है, और बहुत बड़ी बड़ी बात है, 2047 का भारत, विकसित भारत, और कहां भारत खड़ा है अभी फिलहाल में। जो आप सबने कहा कि हम विदेश नीति में फेल हैं, आर्थिक मोर्चे पे हमारी क्या स्थिति है, हमें बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि हम इस देश का हिस्सा हैं। सुनिएगा एक बार और फिर मैं आपसे पूछता हूं आप इसे कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, आपकी टिप्पणी बारी बारी सुनूंगा, पहले एक बार सुनिए। को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। रविंद्र जी मैं आपसे बात करता हूँ, इस पे जो एक आध टिप्पणी छोटी, क्योंकि बचा हुआ जो आपको लगता है वो आप कर दीजिएगा छोटा, लेकिन मैं बिहार चलता हूँ। बिहार में लगातार हम देख रहे हैं, देखिए बिहार में बहुत इनके लिए जो चौतरफा, अगर देश की भी बात करें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप उपराष्ट्रपति चुनाव सामने है आपके, उसमें आपका पेंच फंसा हुआ है। फिर इधर बिहार में आज ये देखा कि बिहार में एक और 11 जैसी स्थिति हुई कि वो दो लोग चल रहे थे, और आज प्रियंका पहुंची तो और बड़ा। और हमने कल गुजरात का भी शो देखा था मोदी जी का, फीका शो था, उनके चेहरे के हाव भाव और सारा जो एक रहता है ना कि जो कहीं दिख रहा था कि आप किराए की भीड़, वो उस तरीके का उत्साह, सारी चीजें थी। आज जो वहां से निकला, एक आध मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि जो अमित शाह का एक इंटरव्यू आया था उसको लेकर बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने एक दो चीजें कहीं, सुनते हैं फिर मैं आपसे करता हूं टिप्पणी, सुनिएगा। बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। एक और सुनिएगा, एक और सुनिए। अमित शाह ने बयान दिया एक बार नहीं अनेक बार कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं।
वही बातें हैं, वोट चोरी करते हैं और वोटर अधिकार यात्रा, और बड़ा एक अलग किस्म का वहां एक माहौल क्रिएट हुआ। और हमने देखा आज जब पहुंची थी, आज तीजा भी है, जो महिलाओं का खास एक व्रत और त्योहार पूरे साल का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पहुंचना 2 दिन वहां है, और इधर मोदी जी गुजरात में। ओवरऑल जो हम देख या पा रहे हैं रविंद्र सर, ये जो है कि देश के भीतर जो राजनीतिक हालात हैं, इसने भी बड़ा विचलित कर रखा है। कहीं कुछ सूझ समझ नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने कहा कि टैरिफ अब आगे आने वाला है, आप कह रहे हैं बैठक करने वाले। आपकी दोनों पर प्रतिक्रिया, बिहार पे भी और टैरिफ पर आप जो प्रतिक्रिया देना चाहें, दोनों को मिला के एक टिप्पणी आप। जी नमस्कार सभी साथियों को भी, दर्शक साथियों को भी। संजीव जी देखिए, जहां तक टैरिफ का सवाल है, वो टैरिफ तो भारत पर नुकसान उसका हो रहा है और टैरिफ मोदी पर लगा है, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से अपने ताल्लुकात हाथ फैला फैला कर जो गले मिलने की कोशिश करते थे, और उसी को फॉरेन पॉलिसी जो जनता के बीच बताई, जो कि जबरदस्त फ्लॉप हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे फ्लॉप फॉरेन पॉलिसी ये रही। उसकी वजह से आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जो हमारे किसान हैं, जो बाकी लोग हैं, वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होता तो शायद अमेरिका का रवैया हमारे साथ ये ना होता। तो एक व्यक्ति जो आज हमारा हेल्म ऑफ अफेयर्स पे है, उनकी गलत पॉलिसीज या गलत व्यवहार की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को नुकसान हुआ। हमारे किसानों को, कमेरे वर्ग को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। टैरिफ लगातार लगाए जा रहे हैं और हमारी जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी उस तरीके से अभी हम लोग तो कोई विकसित देश नहीं है, विकासशील देश हैं। और कितने लंबे समय तक ये यात्रा चलती है एक देश की विकसित होने में, उस जर्नी में अगर इस तरह के इम्पेडिमेंट्स आते हैं तो जाहिर है वो बड़ा भारी नुकसान होता है। और हमारी जनसंख्या जिस तरह तेजी के साथ बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें इस तरह की समस्याएं बहुत, और ये समस्याएं निरंतर आ रही हैं। देखिए आप, चाहे वो कोविड के वक्त हो, कोविड में हमारी स्थिति क्या हुई थी, उसके पहले का जो दौर था जब इकोनॉमी हमारी जीएसटी लगा था, तब कितना खराब हुआ। तो हर 3-4 साल के बाद हमारे इस तरह के इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज गलत हैं, क्योंकि सरकार बार बार इन पॉलिसीज को मान रही है। अब जीएसटी में जो सुधार की गुंजाइश देखी जा रही है, वो जाहिर है कि पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस से ही देख रहे हैं। और वो एक्सपीरियंस इसलिए हुआ क्योंकि हमारी इकोनॉमी खराब हालत में चली गई, कोविड से हमारी इकोनॉमी खराब हालत में गई। और अब ये जब टैरिफ लग रहे हैं तो इससे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अब 200 बिलियन का हमारा जो डॉलर का जो कारोबार होता है, अब आप ये मानिए कि अगर उसमें सर्विस सेक्टर पर असर पड़ा, जो हम लोग जिस पर सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर हैं या भरोसा रखते हैं कि हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री है, अगर उस पर कहीं उसका असर पड़ गया तो हमारे लिए तो ये भूचाल आ जाएगा। आर्थिक तौर पर आर्थिक सुनामी हमारे लिए आ जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। तो उस पर अभी तक कुछ बोला नहीं है ट्रंप ने, लेकिन अगर उसकी तरफ नजर पड़ी, अब जिस तरह से हम लोग चाइना के हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं अगर उसका एडवर्स इफेक्ट हो गया तो फिर वाकई बहुत चिंता की बात होगी। अब वो होगा कि नहीं होगा ये देखना है। अब अगर हम लोग चले बिहार की तरफ, जैसे आपने जिक्र किया, ये बात सही है संजीव जी की, ये दौर ऐसा है जब हमारी सरकार चारों तरफ से घिरी है, चाहे वो इंटरनल इश्यूज हों, चाहे वो एक्सटर्नल इश्यूज हों। इतना ज्यादा कमजोरी नरेंद्र मोदी की या उनकी सरकार की इसके पहले 11 साल में देखी नहीं गई। नहीं, कोई फ्रंट ऐसा नहीं है जिस फ्रंट पर उनको थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल हो। अगर डोमेस्टिक इश्यूज की बात करें तो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, इलेक्शंस हो, सब जगह पर उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स जो है, उन पर भी ऐसी स्थिति है। अब ये कितना ज्यादा डेलिकेट इशू है कि आप अमेरिका जैसे साथी को छोड़ के, आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से वो छूट गया, और अब आप चाइना की तरफ जो हाथ बढ़ा रहे हो, इसके लॉन्ग टर्म कितने ज्यादा इंप्लीकेशंस होंगे। चाइना जो पहले इतनी जबरदस्त खुल के बार बार ये बात बोल चुका है कि मेरा जो है सबसे नजदीकी दोस्त वो तो पाकिस्तान है, और ये जब इसने बातें कही हों, पाकिस्तान और हमारी लड़ाई, हमारे मंत्री ने सदन में ये बात मानी है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी, हमारी लड़ाई चाइना के साथ थी। चाइना के द्वारा जो हथियार दिए गए थे उनसे हम लोग लड़ रहे थे। ऐसी सिचुएशन में आप चाइना के साथ जब जाएंगे तो चाइना क्या अपनी तरफ से कोई इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा? वो भी तो अपना बाजार देखेगा ना सर। अगर हम लोग पहले ही फ्लडेड हैं और एक बड़ा ट्रस्ट, हमारा जो
डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है, वो अमेरिका के साथ बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और चाइना के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ऐसे में अगर वो और ज्यादा उन्होंने कंडीशंस लगा दी तो वो और चिंता की बात होगी। तो ये बड़ा एक रहेगा सरकार के लिए कि इसमें से कैसे बच के आती है और कैसे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा सुदृढ़ कर पाने में चीन मदद करती है। क्योंकि राइट। बिहार का जहां तक मामला है, बिहार का सिचुएशन दिन प्रतिदिन जो है वो सरकार के खिलाफ होती चली जा रही है, और सत्ता पक्ष जो है वो अब किसी तरीके से बचने की कोशिश करता है। सम्राट चौधरी जो वहां के ना, मंगल पांडे जो बड़े मंत्री हैं, पहले अध्यक्ष भी थे, उनके कल हमने देखा कैसे जनता ने उनको घेर लिया। तो रोष जो है, और ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो एक कैंपेन चलाया है, ये कैंपेन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में हिट कर रहा है और लोगों को इस बात की समझ आ रही है। और अब तो छोटे बड़े हर चैनल पर आप देखेंगे तो 100, 200, 300, 400 वोटर की लिस्ट लिए कोई ना कोई खड़ा ही है हर चैनल पर। तो अब जनता इस बात को समझ गई, और असली बवाल तो 1 सितंबर को होगा। बिल्कुल फाइनल ड्राफ्ट आएगा, अभी तो ड्राफ्ट आया है, फाइनल सूची जब जारी होगी तो उसमें तो कितने लोगों का नाम होगा, कितने लोगों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो बहुत कम लोगों ने जमा कराए हैं। तो असली चैलेंज वो आएगा। तो प्रधानमंत्री अलग अलग फ्रंट पर चैलेंजेस से घिरे हुए हैं, और वो सिर्फ घिरे हैं इसलिए क्योंकि जो उनकी पॉलिटिक्स अभी तक की रही है वो कभी डेवलपमेंट की नहीं रही, वो कभी परफॉर्मेंस की रही नहीं, वो हमेशा और हमेशा डिवीजन की रही है। और वो डिविजनरी टैक्टिक्स अब पॉलिटिकल जो पार्टीज भी समझ गई है, जनता भी समझ गई है। अब इसका जवाब सरकार के पास भी कोई नहीं है और ना बीजेपी के पास है, इसलिए इस कंडीशन में आज वो पूरे देश को लेके आ गए।